The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. देखते हैं कि इनकी मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी। कोई भी रिफॉर्म, कोई भी कमीशन बैठता है तो उसकी कुछ ना कुछ रिकमेंडेशंस भी होती हैं। इसके देखते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशंस थी। सबसे पहली इनकी रिकमेंडेशन क्या थी कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करो और उसकी जगह लेकर आओ रिफॉर्म एंड सॉल्यूशन कमीशन। ठीक, यानी कि आरएससी को लेकर आओ, विच इज रिफॉर्म एंड सॉल्यूशन कमीशन। क्या है ये? रिफॉर्म एंड सॉल्यूशन कमीशन, जिसमें स्टाफ होना चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो कोई भी मिनिस्टीरियल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। मिनिस्ट्री की तरह काम ना करे ये। ठीक, को कंसल्टेंसी का इसका काम हो, ये पहली बात इसमें बोली गई। ठीक, और जितने भी हमारे इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि फिक्की हो गया, नाफेड हो गया, इसके अलावा जितने भी इंडस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशन हो गए, सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको क्या करना है? इन सबको क्या करना है? परमानेंट रिप्रेजेंटेशन दो, यानी कि इनको क्या करो? परमानेंट मेंबर बताओ। ठीक है, इनको क्या करना है? परमानेंट मेंबर बनाना है। इसके बाद उन्होंने बोला कि जो आरएससी है, यानी कि रिफॉर्म एंड सॉल्यूशन कमीशन, जो कि हमने एक बॉडी बनाई है रिफॉर्म एंड सॉल्यूशन कमीशन, उसके 3 फंक्शन होंगे। सर्व एज ए सॉल्यूशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इसके बाद में रिपोजिटरी ऑफ आइडियाज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो जो एक बॉडी होगी उसके पास डिफरेंट आइडियाज होंगे। लेट्स से यहाँ पे तमिलनाडु आया और उसने बोला कि सर मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वाटर शेयरिंग को लेके। ठीक है, जैसे कि तमिलनाडु में वाटर शेयरिंग, कावेरी नदी पे वाटर शेयरिंग का इशू होता है, तो उन्होंने बोला सर मेरे को कावेरी नदी पे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। तो इसका क्या काम होगा? इसका काम होगा आइडिया देना। आइडिया कैसे देगा कि देखो मिस्टर तमिलनाडु, आप इस बात को समझिए कि 2 स्टेट में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किस तरीके से सोल्व करते हैं। आप इंडिया का कोई ना कोई एग्जांपल देंगे कि देखिए इन रिवर्स ने कैसे सोल्व किया, जैसे पंजाब और हरियाणा ने किस तरीके से सोल्व किया। ठीक, और अगर इसको नहीं आप बताएंगे तो फिर दूसरा बताएंगे इंटरनेशनल, कि इंटरनेशनली जो रिवर के डिस्प्यूट्स हैं वो किस तरीके से सोल्व होंगे। तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक आइडियाज होंगे, आपके पास सॉल्यूशंस होंगे, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम लेकर आएगा, आप क्या करेंगे? उसको सॉल्यूशन देंगे। आपको पास आएगा कोई, सर ये दिक्कत हो गई है, तो आप क्या बोलेंगे? ये कीजिए। जैसे कि जो एक तेलंगाना है, तेलंगाना में स्कीम आई थी रायतू बंधु स्कीम। इस स्कीम में क्या था बेटा? इस स्कीम में फार्मर्स को आप क्या करते थे? 10,000 रुपीज देते थे पर एकड़ 10,000 रुपीज देंगे। फिर उड़ीसा आया नीति आयोग के पास। उड़ीसा ने बोला कि हमारे जो किसान हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, तो उन्होंने बोला आप स्कीम लेकर आओ। कौन सी स्कीम लेकर आओ? रायतू बंधु स्कीम लेकर आओ। उन्होंने बोला कि ठीक है हम रायतू बंधु स्कीम लेके आएंगे, लेकिन हम उसको अपने नाम से लेके आएंगे। कालिया स्कीम लेकर आओ। कालिया स्कीम हम लेकर आए। कालिया स्कीम जब हम लेकर आए तो हमने क्या किया? सेम हमने दिया। आई थिंक इसमें 5,000 या 6,000 देते हैं, 10,000 नहीं देते। ठीक, 6,000 रुपीज देंगे। फिर नीति आयोग के पास गए मोदी जी, कि मोदी जी गए नीति आयोग के चेयरमैन के पास। नीति आयोग के चेयरमैन के पास गए, उन्होंने बोला ये जो आपने 2 स्टेट्स में स्कीम दी है उसको हमको पूरे इंडिया में देना है, सेंट्रल लेवल पे भी देना है, वो स्कीम लेके आओ।
बताओ हमको इसको कैसे कर सकते हैं। तो प्लानिंग कमीशन ने बोला बहुत सिंपल मोदी जी, जो उड़ीसा ने किया है वो, जो उड़ीसा ने किया वो, जो तेलंगाना ने किया वो कर दीजिए। तो मोदी जी चालाक आदमी है, मोदी जी ने बोला नहीं नहीं, हम किसी की कॉपी क्यों करेंगे, लोग बोलेंगे कॉपी कर दिया। तो मैंने बोला अच्छा एक काम करते हैं, ये 10,000 दे रहा है, ये 5,000 दे रहा है, न तेलंगाना का न उड़ीसा का, हम 6,000 देंगे। और उससे क्या बना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपीज पर ईयर हम किसानों को देते हैं, 1 एकड़ पे देते हैं शायद। हाँ वो आप जो है फैक्ट वो चेक कर लिए ना, क्योंकि फैक्ट देखिए किसी भी टीचर को याद नहीं रहता है, मुझे भी याद नहीं रहता है, फैक्ट आप याद कर लेना। हाँ जितने भी इश्यूज हैं, जितनी भी आपकी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बहुत जबरदस्त हो जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है, वो आपको खुद कलेक्ट करनी पड़ेंगी। एज फार एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, ईच एंड एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड इन क्लास। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आप क्लास में नहीं समझ कर जाएंगे, या ऐसी कोई एक कंडीशन नहीं होगी जो आपको ये लगेगा कि मैम ने ये क्या पढ़ा दिया, बहुत डिटेल में समझाएंगे। ठीक, दूसरा क्या फंक्शन होगा, 3 फंक्शन थे ना, आइडियाज फॉर इंटीग्रेटेड रिफॉर्म। ठीक, इंटीग्रेटेड रिफॉर्म की बात हो रही है। इंटीग्रेटेड से क्या मतलब है कि एक या एक से ज्यादा लोग जुड़े होंगे तभी इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, एक या एक से ज्यादा लोग मिले होंगे तो इंटीग्रेशन हुआ होगा। अब इंटीग्रेशन रिफॉर्म से क्या मतलब है, यानी कि आपको एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से मिलते हुए इंडस्ट्रीज में रिफॉर्म चाहिए, या फिर लेट्स से आपको कोई कॉरिडोर बनाना है, आपका एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना हुआ है, उसमें आपको रिफॉर्म चाहिए, वो डिफरेंट स्टेट्स में बना हुआ है। आपके जो टेक्सटाइल के सेक्टर्स हैं उसमें रिफॉर्म चाहिए। तो एक या एक से ज्यादा सेक्टर्स में या एक या एक से ज्यादा स्टेट में जब रिफॉर्म चाहिए होगा तो कोई तो एक ऐसा इंसान चाहिए होगा ना कि एडवाइस जो दे सके। अब मुझे अपना रिलेशन अपने भाई से, अपनी माँ से, किसी से भी इम्प्रूव करना है तो कोई तो ऐसा इंसान चाहिए ना कि जो एडवाइस दे सके। वैसे मेरा खराब नहीं है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको साथ में काम करना है तो कोई ये बताने वाला भी तो होना चाहिए कि भाई साथ में काम करना कैसे है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि साथ में काम करना कैसे है तो आप करेंगे कैसे। ठीक, इसके बाद में तीसरा था आइडेंटिफाई न्यू एंड emerging challenges and provide solution to them। देखिए इकोनॉमी है, डिफरेंट आविष्कार होते ही रहते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई, उसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग है, फंडिंग्स हैं और क्रिप्टो करेंसीज हैं। डिफरेंट क्या है कि इवोल्यूशन होता ही रहता है, चेंजेस आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चीजें कांस्टेंट है, चेंज तो आएगा विद द टाइम। तो उस चेंजेस से क्या क्या थ्रेट्स निकल के आ रहे हैं, क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स है, उनको आपको सोल्यूशन देना है। ठीक है, सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी देखिए ग्राउंड वाटर है, हमारे इंडिया में क्या हो रहा था कि जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो नीचे चलता जा रहा था। ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होता जा रहा था, डाउन होता जा रहा था। तो ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए क्या किया हमने, एक मिनिस्ट्री बना दी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल शक्ति मिशन हम लेकर आए और हमने एक मिनिस्ट्री बना दी जिसका फोकस ही केवल वाटर रिसोर्स का कंजर्वेशन होगा। समझ में आया, वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन। तो फ्यूचर में आने वाले क्या क्या चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को देखिए और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या बोला गया इस रिपोर्ट में, उसमें बोला गया कि जो करंट फंक्शन है प्लानिंग कमीशन का, करंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जो वो स्कीम्स बनाते हैं, बेसिकली स्कीम्स बनाते थे या फिर पॉलिसी बताते थे। तो इस रिपोर्ट ने बोला कि वो कंसर्न मिनिस्ट्रीज को दे दीजिए, मिनिस्ट्रीज ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है और ज्यादा स्किल्ड है सेम स्कीम्स बनाने के लिए। ठीक,
एग्जैक्ट स्टेटमेंट कोट कर देती हूँ। द करंट फंक्शन ऑफ द प्लानिंग कमीशन बी टेकन ओवर बाय अदर बॉडीज विच आर बेटर डिजाइन टू परफॉर्म दोज फंक्शन, जो कि परफॉर्म ज़्यादा अच्छे से फंक्शंस को कर सकते हैं। लेट्स से अगर कोई स्कीम बनानी है हमको विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो मिनिस्ट्री विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनाए। हेल्थ से रिलेटेड बनानी है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बनाए। इंडस्ट्रीज से रिलेटेड बनानी है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बनाए। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो स्कीम्स है वो उनके स्पेशलाइज्ड उसमें बनाई जाए। ठीक, इसके अलावा क्या बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को बेटर नॉलेज है। किस चीज की बेटर नॉलेज है? अबाउट लोकल रिक्वायरमेंट, लोकल रिसोर्सेज एंड चैलेंजेस की। तो स्टेट गवर्नमेंट को एक एक्टिव रोल दिया जाए और स्टेट गवर्नमेंट प्लानिंग प्रोसेस में एक एक्टिव रोल प्ले करें, जिसको इन शॉर्ट हमने बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए बोला। ये जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन का वो आपको टारगेट दिया जाए, और एक जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसके लिए भी आप रख सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वी कैन हायर समवन फॉर दैट एज वेल, कि हाउ टू फंक्शन इफेक्टिवली। लॉन्ग टर्म पॉलिसी या लॉन्ग टर्म विजन हमारा क्या होगा। ठीक, उसके बाद में उन्होंने बोला कि जो फाइनेंस कमीशन है उसको परमानेंट बॉडी बना दिया जाए, और जब वो परमानेंट बॉडी हो जाएगा तो उसको क्या होगा कि ऑब्लिगेशंस ज़्यादा होंगी और हम ज़्यादा अकाउंटेबल गवर्नमेंट को बना पाएंगे। यानी कि गवर्नमेंट का फंड कहाँ जा रहा है, किस तरीके से डिवोल्यूशन हो रहा है, डिवोल्यूशन जो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है, जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है, वो कितना सही है कितना गलत, वो हम ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे अगर हम फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी बना देंगे। ठीक है, तो जो रिकमेंडेशन थी उसमें यह था कि जो बॉडी को रिप्लेस करना चाहिए, नई बॉडी लेकर आनी चाहिए, नई बॉडी में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए, वो भी बहुत डिटेल में इसमें बताया गया था। और ये जो सारे वो था कि जो हमने प्लानिंग कमीशन बनाया था उसका एक रीजन था, वो रीजन ओवर द टाइम खत्म हो गए, तो प्लानिंग कमीशन का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं। इस रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2015 में जनवरी 1 2015 गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑफिशियली प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया नीति आयोग के साथ। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या समझेंगे कि नीति आयोग का फंक्शन क्या है, नीति आयोग का स्ट्रक्चर क्या है, नीति आयोग को क्या क्या पावर दिए गए हैं, कैसे कैसे वो काम करता है, और फिर अब हम समझेंगे उसके बाद में दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।